नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर यह साबित करने जा रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि सिलेक्शन के लिए आपको वो टॉपिक्स और तथ्य पढ़ने की ज़रूरत होती है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम यूपीएससी के लिए थोड़े से ही टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं और उनके नोट देते हैं, और लगातार 3 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। और इसी तरह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी मैंने 77-78 प्रश्नों के सबूत दिखाए हैं आपको। सारी सबूत वाली वीडियो चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार का मामला बिल्कुल अलग है। इस बार का पेपर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का अब तक का सबसे कठिन पेपर था, और इस बार हमारी नोट से अब तक के सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आए हैं। लोग जितने कट ऑफ की संभावना बता रहे हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं और अगली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको ज़रा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत नोट ले लेनी चाहिए। आप प्राइस की चिंता मत करिए। आपको जो वैल्यू मिल रही है और उसकी तुलना में जो थोड़ी सी फीस आप दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंग से आपसे लाखों रुपए ले लेती हैं, लेकिन परीक्षा के बाद कोई भी आपको ये नहीं बताता कि जो हमने पढ़ाया था वहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। और हम हर साल परीक्षा के बाद आपको सबूत दिखा रहे हैं। और जो आपके पैसे और समय की बचत हो रही है वो तो अमूल्य है, उसकी क्या ही बात करनी। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और यहीं पे आपको नोट भी मिल जाएगी। तो चलिए, अब मैं आपको 93 प्रश्नों के सबूत दिखा रहा हूँ जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में हमारी नोट से पूछे गए हैं। एक बात और है, ध्यान रखिए, जो स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा ना, उसे आप पीडीएफ नोट से तो वेरीफाई कर ही सकते हैं। चैनल पर पूरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब सबूत देखते हैं। सबसे पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यूपी पीसीएस का पेपर अब तक का सबसे कठिन पेपर था। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो एक बात आपको दिखेगी कि केशवानंद भारती मामले से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने नोट ली है तो उसमें भी आपने देखा होगा कई जगहों पे है। इस बार क्या हुआ है, एक ही प्रश्न में 4 मामले दे दिए गए हैं और पूछ लिया गया है कि इनको कालक्रम में लगाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मामला किस वर्ष आया था, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने इसे देखते ही छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर आपने नोट ली होती तो आपको इकट्ठे एक ही जगह इसका सलूशन मिल जाता। कैसे? यहाँ देखिए, ये देखिए, केशवानंद भारती मामला यहाँ है, गोलकनाथ यहाँ है, सज्जन सिंह यहाँ पे, शंकरी प्रसाद यहाँ पे। ये है ना, शंकरी प्रसाद था ना, हाँ, मिल गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, ये कहाँ पे मिलेगा? आप में से कुछ दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जो 34 साल वाली सीरीज़ की नोट दी गई है, एक पार्ट है जिसमें 3 साल के तथ्य हैं, 2021, 22, 23। उसी में आप देखेंगे, यहाँ पे बगल में पेज नंबर भी दिख रहा है, तो उसी में आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, अब इसमें किसने ये बातें कही थी? हो सकता है कि देख के आपका दिमाग घूम जाए कि यार ये सब हमें सब याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वाकई कठिन पेपर है, लेकिन यूपीएससी भी इस तरह की चालाकी करती है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। मतलब कठिन होते हैं, लेकिन अगर आपने सही चीज़ पढ़ी है, वो चीज़ पढ़ी है जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ये सारी बातें आपको पता होनी ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ देखिए, इस पेज पे आप देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन ये जो लिखी है, केसी वियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। एक ही लाइन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिट्टो वही लाइनें लिखी हुई हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब वापस आइए, यहाँ पे कहीं पे केसी वियर दिख रहा है 1 नंबर पे, और अर्ध संघवाद यहाँ पे दिख रहा है। आप सी को 1 से मिलाइए, सी को 1 से मिला दिया, कहीं दिख रहा है सी 1 से मिला हुआ, यहाँ दिख रहा है ना, उत्तर मिल गया। ये होता है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो नहीं छूटने चाहिए। आपका उत्तर मिल गया, सिंपल। अब चलिए, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी देखिए कितने प्रश्न आए। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा
अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में इनमें से कौन सा स्तर नहीं है? हमने आपको जो नोट दी है ख़ास तौर से टॉप 300 वाली, एक बात मैं बताऊं, मेरे ख्याल से अगर आप लगातार वीडियोस देखते होंगे ना तो बोर हो गए होंगे सुनते सुनते। मैं हर साल कहता हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं और अगर आपने पंचायती राज नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि आपने कोई और एग्ज़ाम दे दिया। फिर से ये बात मैं साबित करने जा रहा हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। ठीक है, फिलहाल बलवंत राय मेहता के बारे में पूछा गया है, टॉप 300 की नोट भी दी जाती है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत ज़रूरी है, जितने भी दोस्त नोट लेते हैं वो कहते हैं कि सर आप यूपीएससी के भी नोट साथ में दे रहे हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ टॉप 300 ही तो है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज़ें बिखरी बिखरी थी उसमें 34 साल वाली सीरीज़ में, तो टॉप 300 में इकट्ठा है, वहाँ से हमने दिखा दिया आपको। यहाँ देखिए, ये जो पंचायती राज लिखा है ना, पूरा स्थानीय शासन, इसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे आगे मैं दिखाऊंगा, इसी के आगे के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर की बात की थी इन्होंने, हो गया। पूछा कि कौन सा नहीं था, उसी के जस्ट नीचे अशोक मेहता है, इन्होंने न्याय पंचायत की बात की थी, बलवंत राय मेहता ने नहीं की थी। और देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्तर नहीं है, न्याय पंचायत की बात बलवंत राय मेहता ने नहीं की थी। देखिए कितनी संक्षिप्त में नोट है, कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये घोल के पी लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, बस बात बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ये तो आपको रट गया होगा, हर जगह दिखता है, कौन सा संशोधन जो है स्थानीय शासन, फिर वही बात, अगर पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं आया तो कोई और एग्ज़ाम दे के आ गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं भाई, सबूत भी देखेंगे ना आप। या देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था पहले भी, 73वां संशोधन स्थानीय शासन, तो वहाँ से मैंने उठा लिया। बाकी मैंने कहा था कि आगे मैं दिखा दूंगा 74वां संशोधन, इसके बारे में पूरा हमने अच्छे से पढ़ा है विस्तार से, ये टॉप 300 वाले में है। कुछ लोगों ने बाद में जब एग्ज़ाम करीब था तो बहुत ज़िद किया था कि सर हमें सिर्फ पीसीएस की नोट चाहिए। अब वो पछता रहे होंगे कि हमें मेन जो ग्रुप है यूपीएससी और पीसीएस की नोट मिल रही है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। और ये चीज़ मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जितनी वैल्यू आपको मिल रही है उसके लिए जो आप पे कर रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो और कुछ दोस्त इसलिए भी मजबूरी में सोचते हैं कि सिर्फ यही पढ़ लेंगे तो पीसीएस के नाम पे बना है। जीएस में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पीसीएस के नाम पे अलग से नहीं पढ़ाई जाती, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ना वो ज़्यादातर कॉमन है। खैर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ये सबूत वाली वीडियो है, सबूत देखते हैं। ये अनुच्छेद है, जगह जगह आपको अनुच्छेद दिख जाएंगे पीडीएफ नोट में, संचित निधि, वित्त आयोग, आपातकाल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सारे अनुच्छेद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देख रहे हैं, ये सारे अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए, एक और पीडीएफ होगी यहाँ पे। हाँ, ये महालेखा परीक्षक के बारे में यहाँ पे है, जो पहले वाली नोट है उसमें हमने बाकायदा हाईलाइट भी किया हुआ। ये देखिए फिर अनुच्छेद पूछ लिया गया, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैं पढ़ाते समय आपको बताता हूँ कि ये अनुच्छेद आप याद रखिए। और मिलाने के लिए भी पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप हमसे जुड़े हैं 1-2 सालों से या उससे पहले से, तो ये बातें आपके दिमाग में गूंजती होंगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो यह है आयोग है, अनुच्छेद है, देख लीजिए यहाँ पे, सब मिला लीजिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। देख रहे हैं आप, ऐसी होती है नोट, इसको कहते हैं शार्ट नोट। सच मायने में अगर मैं बहुत ज़्यादा दे दूँ, खूब दुनिया भर की किताबें दे दूँ और 150 क्वेश्चन के सबूत दिखा दूँ, कोई मतलब नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। फिलहाल जो बच गया देखिए, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, इनका यहाँ पे आ गया। निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, उधर भी मिल जा रहा था लेकिन कभी कभी रास्ते में ज़्यादा चीज़ें मिल गई हैं तो मैंने सोचा लो रख देते हैं। अच्छा, संशोधन है और कब ये संशोधन किए गए थे, मिलान करना। इसमें तो आप वो टेक्निक भी अपना सकते हैं कि भाई एक पकड़ में आ गया तो उससे पहले मिला के देख लेते हैं, फिर दूसरा आ गया। हो सकता है ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ही आपने मिलाया और बात बन जाती है कि हाँ पहले इसे मिला के देखते हैं कि 1 और 3 कहाँ कहाँ मिला है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसा भी होता है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये तरीका। बाकी यहाँ देख लीजिए आप, 1 मिनट रुकिए तो, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये है, यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वर्ष पूछा है तो बाकायदा मैं वर्ष दिखा देता हूँ। देखिए ये एक लिस्ट आपको दी गई है पॉलिटी वाले सेक्शन में, टॉप 300 में, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
तो आप वहाँ से मिला लीजिए, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ मैंने खोला है तो उसका पेज भी दिख रहा है। मोबाइल में मैंने खोला था, वहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेते समय ये आ गया है, तो आपको आसानी रहेगी देखने में। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। 2 स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपने पढ़ी है अच्छे से बातें तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। पीडीएफ नोट आपने ली है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, संसद जो है राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, ये तो फिलहाल ये बताने के लिए था, इसमें एक लाइन बस इम्पोर्टेंट है, बाकी आगे मैं दिखा देता हूँ एक और स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप इस लाइन में आप देखेंगे कि 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और बाकी जो बच गया वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। एक चीज़, ये वाली जो पहली लाइन है इस पर आपको ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति सदस्य है और निर्वाचित हो गया है तो वो अपनी सदस्यता छोड़ देगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से सदस्य है विधायिका में वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद सदस्य नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुकिए। तो हाँ, ये फॉन्ट थोड़ा अलग आपको दिख रहा है ना, इस तरह से, या फिर थोड़ा मोटे फॉन्ट में है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिन्होंने नोट जल्दबाजी में पढ़ी होगी उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनको पता है ये कहाँ से है। आपको एक नोट दी गई है पीसीएस और आरओ की रिवीजन नोट, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे कई जगह देखेंगे, ये उसी का है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 लाइनर हमने दिया था आपको। देखिए वही बातें हैं कि कम पढ़िए और वो पढ़िए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने एक अलग नोट बनाई थी। आगे चल के मैं पीसीएस के लिए स्पेशली पीसीएस स्पेशल नोट बनाने वाला हूँ, जो सारी पीसीएस परीक्षाओं के लिए होगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और संक्षिप्त में ही होगा ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, 1 मिनट, हाँ, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इनके बारे में पूछा गया है कि इसका प्रावधान किया गया हमारे संविधान में और 9वें संशोधन द्वारा जो है 50 भी जोड़ा गया था। कैसे आप जानेंगे? अगर आपने नोट पढ़ी हो तो तुरंत आपको दिख जाएगा कि वो 9वां नहीं था, 7वां संशोधन था। ठीक है ना, ये अनुच्छेद है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है और इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से बातें की हैं। आपातकाल के बारे में 3 तरह के आपातकाल हमने अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन एक ये शार्ट नोट से आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे है। इसके बाद से ये जो हमने विस्तार से पढ़ा था, इसमें क्या क्या आधार हो सकते हैं, कब तक लागू रहेगा, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, टाइम पीरियड वगैरह सब, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। इसके बाद से भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं रह सकता, ये पूछा गया है, आपको बताना है सही है कि नहीं। और 153 में कहा गया है कि एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के लिए। ये प्रावधान, मतलब 2 लाइनें हैं। अब इसका सही उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? एक तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा और यहाँ पर राज्यपाल के बारे में हमने टॉप 300 में पढ़ा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि मतलब होता था कि एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया तो ये व्यवस्था कर दी गई कि 2 राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अनुच्छेद 19 के बारे में मूल अधिकार से भी मैं कहता हूँ कि पीसीएस में और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन हर साल, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अब कह रहा है कि कौन सी किसकी गारंटी नहीं दी गई है 19 में, और जब आप मूल अधिकार वाला सेक्शन देखेंगे तो सबसे पहले ही आपको ये दिख जाएगा। अब आप मिला लीजिए इनमें से कौन उसमें नहीं है। ठीक है, कौन थोड़ा अलग है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। समितियां हैं, पंचायती राज की समितियां हैं। मैंने अभी तक मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रश्न दिखा दिए होंगे आपको। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने सारी समितियों को इकट्ठा, यहाँ पे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ऐसे करके ये सारी समितियाँ जो हैं इनके बारे में डिस्कस किया था। उनमें क्या प्रावधान किए गए थे, मतलब समितियों ने क्या सलाह दी थी, उसके बारे में यहाँ पे है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद राज्यपाल से संबंधित ये अनुच्छेद है।
मज़ेदार चीज़ देखिएगा। और अभी मैंने एक मिलान वाला क्वेश्चन बताया था, उसी में कहा था कि सारी बातें जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेन बात है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। मेन बात, आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चंस, 34 साल वाली सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 155 कई बार पूछा गया है राज्यपाल से संबंधित, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये थोड़े ज़्यादा हो गए। अब इसी को देख के आप डर सकते हैं कि अरे बाप रे, ये तो हमने 156 नहीं पढ़ा, 153-54 नहीं पढ़ा, 55 शायद पढ़ा है। तो इस चक्कर में ना चीज़ें धूमिल हो जाती हैं। अगर आपको ये अच्छे से पता है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है। देखिए यहाँ पे एक लाइन आप देखेंगे कि नियुक्ति से संबंधित ये अनुच्छेद है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या कहा गया है, राज्यपाल को हटाने से जुड़ा हुआ है। और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, मिल गया उत्तर। बाकी के बारे में आपने उतना विचार नहीं भी किया तो काम चल जाएगा। समझ रहे हैं? ये सारे ये जो पैटर्न है ना, ये यूपीएससी का पैटर्न है। अब आयोग कॉपी कर रहा है, कोई बात नहीं, यूपीएससी में भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए इस बार ज़्यादा क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि देखिए जैसे ही पैटर्न बदला हमने ज़्यादा सबूत दिखाया आपको। यहाँ देखिए, निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग की बात करिए, उनके कार्यों के बारे में पूछा गया है। हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में कई जगहों पे डिस्कस किया है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी, इसे अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो बात कुछ बन सकती है। फिलहाल मैं आपको सबूत दिखाऊं, निर्वाचन आयोग के कार्य आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर में भी हमने कवर किया था वो टॉप 300 में, लेकिन मैंने सोचा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रहने देते हैं। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो नहीं कराता। तो इससे भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद से संविधान में अगर संशोधन करना है तो किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से टॉप 300 में डिस्कस किया पॉलिटी में। राज्य विधानमंडलों से ये आपको देखना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये चीज़ें आप जब लेक्चर अटेंड करते हैं वो सब फ्री में ही तो है यूट्यूब पर ही, तो आपको बहुत सावधानी से ध्यान से समझ के पढ़ना चाहिए ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। लेकिन नोट भी तो लिया है आपने, वहाँ भी तो दिखना चाहिए। तो देखिए जी, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। एक चीज़ आपको यहाँ मिल गई एक लाइन के रूप में, और बाकी पूरा हमने अच्छे से संशोधन की प्रक्रिया हमने डिस्कस किया है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक इतने में ही है, आगे के लिए भी बता रहा हूँ। जहाँ भी आपको टॉप 300 वाली टॉपिक का उसका स्क्रीनशॉट दिखेगा तो ज़रूरी नहीं है कि इतने में नोट ख़त्म हो गया, ये आगे भी है, थोड़ा सा टॉप 300 थोड़ा विस्तार में है ताकि यूपीएससी को हम अच्छे से टारगेट कर सकें। पीसीएस वाला तो हो ही जाता है, इसी के अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ आप देखिए, मिलान कौन सा सही नहीं है ये बताना है। किसी राज्य का नाम बदलना, क्या राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति है? नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है कि नहीं? विधि के समक्ष समता जो है वो क्या गैर नागरिकों को भी मिला हुआ है नागरिकों के साथ? और लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? अब ये जानने के लिए आपको दो बातें जाननी होंगी। सबसे पहले ये है, ये कथन कारण के रूप में एक बार दिया गया है, संसद जो है ना वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। उच्चतम विधायी संस्था है तो इससे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, लेकिन आप कहेंगे यहाँ से उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए। देखिए, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा और उसके नाम में परिवर्तन जो है ये करने की शक्ति संसद के पास है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मिला आंसर। मेरे ख्याल से एक स्क्रीनशॉट और मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद करती है। एक चीज़ और होनी चाहिए यहाँ पे, मूल अधिकार हमने खूब अच्छे से पढ़ा है विस्तार से। वहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और मूल अधिकार वाला चैप्टर आप खोलिए और वहाँ आराम से देख लीजिए कि ये 15, 16, 19, 29, 30 में क्या क्या है। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, समझ में आ जाएगा। वो जो नीचे की दो लाइनें थी उनका उत्तर आपको मिल गया। ठीक है जी, ये मज़ा है थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। हालांकि एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया
तो इसके लिए 100% क्रेडिट आपको ही जाता है। उसमें मेरा सिर्फ एक हेल्पर का योगदान है कि मैंने आपको हेल्प किया, गाइड किया, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने लोग PDF नोट ले रहे हैं सब लोग नहीं निकल जाते। कुछ ही लोग क्यों मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा इस बार मेंस हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है ईमानदारी से, काम चलाऊ नहीं। तो खैर फिर पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा पल होता है एग्ज़ाम के बाद सबूत दिखाना। तो फ्लो में बहुत सारी बातें कहने का मन करता है, लेकिन कोई बात नहीं, कंट्रोल करते हैं, काम की बात करते हैं। हाँ जी, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत पूछ लिया गया है कि कौन कौन सी बातें इसमें शामिल हैं। वही बात, मूल अधिकार से मेरे ख्याल से ये तीसरा क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अनुच्छेद 24, 23 इनमें चीज़ें दिख जाएंगी। इसके बाद आगे भी है अनुच्छेद 23, ये शोषण के विरुद्ध थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर, ये अधिकार है। 24 यहाँ पे है। तो ये सारी बातें इसमें विस्तार से लिखी हुई हैं, आप आराम से देख लेंगे। यहाँ देखिए, पूछा गया है कि ये देश हैं और ये पर्वत हैं, अब इनका मिलान करना है। इसमें भी एक चीज़ मैं बताऊं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, आप सारे ऑप्शंस के पीछे मत भागिए। जो आपको आ रहा है उसे पहले पकड़िए, उससे मिलाकर देखिए आपको उत्तर मिल रहा है कि नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि जो आपको आ रहा है ज़्यादातर उसी से आपको उत्तर मिल जाता है। इसका कारण ये है कि अगर आपको आ रहा है तो आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। ये हो सकता है कि ज़्यादा बार वो पूछा गया, आपको महत्वपूर्ण लगा है, और उसी महत्वपूर्ण बात को आयोग भी, चाहे UPSC हो या फिर PCS में, आयोग भी समझता है, उसको मिला के दे देता है। बाकी तो डरपोक लोगों को डराने के लिए होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। FA9 यहाँ पहले ही नंबर पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पर्वतों का मिलान करने का मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी, पता नहीं इसका स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं, लेकिन ये कई जगह पे है 26 साल वाली नोट में। तो अब 26 साल मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि फ़िलहाल अभी 3 पार्ट में है नोट। आगे चल के जब मैं इसको दोबारा से एडिट करूँगा, मतलब संशोधित करूँगा, थोड़ा फॉर्मेट वगैरह चेंज करेंगे। अभी फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, कुछ दोस्त कहते हैं कि थोड़ा कम करिए, तो आगे चल के मैं एक पार्ट में कर दूँगा। फ़िलहाल इसका उत्तर आपको यहाँ मिल गया। ये देखिए, सारे प्रयाग एक जगह हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। वो मैंने इसलिए बनाया था ऐसा, ताकि आप मोबाइल में भी अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर हम कॉपी निकलवाते हैं, तो फ़िलहाल आप निकाल सकते हैं। उसका भी उपाय है कि आप उसको जहाँ से निकलवा रहे हैं उनसे कह दें कि इसका साइज़ छोटा करके निकालिए, तो कर देते हैं। टिहरी बांध का मैंने दे दिया है भागीरथी नदी पे, तो सारे ऑप्शन आपको मिल गए। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, अब कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। आप यहाँ देखिए एक ही जगह पे, ये देख रहे हैं, अब ज़रा मिलाइएगा जाके, यहाँ पे है, और ये हिमाचल प्रदेश का है, पिन वैली। एक मिनट दिखा दूँ मैंने ये क्यों लिया है। यहाँ पे पिन वैली है ना, पिन वैली जम्मू कश्मीर में मिला दिया है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है। एक मिनट, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ऐसे ही आपका उत्तर मिल गया। लेकिन अगर आपकी भूख ना मिटी हो तो यहाँ से बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे आप देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। वही लाइनें लिखी गई हैं जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। इसी बात का मुझे, इसी की संतुष्टि रहती है कि हाँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ सबूत दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल यहाँ देखिए, कह रहा है कि इन गैसों से, वर्षा जल में इन गैसों के घुल जाने से अम्लीय वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी गैसें जो है, इनके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ये सब पढ़ा हो तो और ज़्यादा आसान है। अम्ल वर्षा के बारे में आप देखिए, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड मिलके अम्ल वर्षा करते हैं। यहाँ भी है, दूसरा भी, ये एक्चुअली ये अलग स्क्रीनशॉट है, ये अलग है। तो यहाँ भी है, आप जहाँ से मर्जी वहाँ से आंसर ले लीजिए। यहाँ देखिएगा, ये प्रसिद्ध तूफान है स्थानीय हवा, जैसे आम्र वर्षा है, फूलों की बौछार है, काल बैसाखी है, लू है। मिला के देखिए, मज़ा आएगा।
फिलहाल यहाँ से मिलाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए काल बैसाखी, लू, मैंगो शावर, ये सब मिल गया, मिला लीजिए। ये है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस कारण से प्रवाल विरंजन हो रहा है, प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो रही है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉमन सेंस वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपने थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस बना के रखी है, करंट अफेयर से जुड़े हैं, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप इसको हल कर सकते थे। पोर्ट ब्लेयर के समीप जो है प्रवाल विरंजन हो रहा है, तो ये एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था ये तथ्य, तो इसका कारण बताया गया यहाँ पे। प्रवाल विरंजन जो होता है तापमान में वृद्धि से होता है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तर क्या है। कोरल ब्लीचिंग के बारे में हमने टॉप 300 में भी, शायद ये करंट अफेयर से मैंने लिया है, उसमें भी हमने कवर किया था, तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, कई जगह पर मिल जाती हैं चीज़ें। कपास के बारे में इस बार फसलों के बारे में कई क्वेश्चंस आए हैं, यूपीएससी भी इस पे पूछती है, और इस पैटर्न पर यूपीएससी पूछती है, मैं क्लियर कर दूं, इस पैटर्न पर यूपीएससी पूछती है। और आयोग ने इस बार जितने प्रश्न पूछे, मेरे ख्याल से 3 प्रश्न हैं, वो तीनों एक ही तरह के हैं, यूपीएससी लेवल के। इसीलिए अब आप नोट लें तो यूपीएससी जो टॉप 300 की नोट, क्योंकि एक ही साथ दे रहे हैं सारी नोट्स आपको, तो उस पर भी ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए कपास के बारे में कितने वार्षिक वर्षा की ज़रूरत है, ये कौन सी फसल है, ये तो अलग से, ये मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। आप 26 साल वाली नोट में देखेंगे तो रबी, खरीफ, जायद, इनकी फसलों का जो लिस्ट है वो दिया गया है, तो वहाँ से भी एक लाइन आप गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहली लाइन यहाँ पे मिल जाएगी और तापमान यहाँ पे मिल जाएगा, वो तो गया। ठीक है, अब चलिए पारिस्थितिकी निकेत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सही नहीं है, आप इसको पढ़िए। लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में हमने 2 लाइनें पहले से आपको दे रखी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस पे आया था, शायद मैंने उसे लिया है कि नहीं, देखा जाएगा। ये है, इसके बाद ये जीव मंडल रिजर्व है, सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यमलाई, मानस। ध्यान से पढ़ लीजिए चारों को, और ये क्यों कह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यमलाई, मानस। अब यहाँ आइए, नोकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्यमलाई, ये चारों डिट्टो उठा के पूछे गए आपसे, इकट्ठे एक ही जगह थे और पूछ लिए गए। ऐसा भी नहीं कि एक ही राज्य के हैं, ये मेघालय का, ये असम का, उड़ीसा और केरल का है, देश के अलग अलग हिस्सों के हैं। ये है पावर आपकी नोट का, देख रहे हैं। और ये है पावर ISPCS मास्टर चैनल का, कि आपको अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं हम। देखिए भाई, आपने परीक्षा दिया, हम भी अपनी परीक्षा दे रहे हैं, कि जो हमने पढ़ाया वहाँ से हम क्वेश्चंस दिखाएंगे। आप सिलेक्शन लीजिए चाहे मत लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको वो पढ़ाएं जहाँ से प्रश्न आते हैं, और हम सबूत दें, दिखाएं। उन लोगों को भी करना चाहिए जो आपसे लाखों रुपए लेते हैं। हो सकता है आगे चल के कोई इंस्पायर हो, इस तरह की मुहिम छेड़े, तो हर आदमी ऐसा करे, या आप लोग कमेंट करें कि भाई आप पढ़ा रहे हैं तो बताइए, दिखाइए कि क्या है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब एग्ज़ाम होता है ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कुछ नहीं आया है, एक भी प्रश्न नहीं आया। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तो सबूत दिखाऊंगा, और दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये देखिए, लाल मिट्टी के बारे में पूछा गया है, 2 कथन दिए गए हैं, और आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर आप ये थोड़ा सा पढ़ लें, ये मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था। एक चीज़ मैंने बताई थी, मैंने क्रम बताया था। सबसे पहले नंबर पर काली मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद लेटराइट मिट्टी से प्रश्न आते हैं, और उसके बाद से तीसरे नंबर पे लाल मिट्टी से प्रश्न आते हैं। लाल मिट्टी से पूछ लिया गया, काली मिट्टी पे से तो खूब क्वेश्चंस आए हैं, यूपीएससी ने भी खूब पूछे हैं, लेटराइट पे भी आए हैं, लेकिन लाल मिट्टी पे आ गया, तो इसको पढ़ लीजिए, उत्तर आपका मिल गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर चावल के बारे में एक्चुअली पूछा गया, मैं इसको पढ़ रहा था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। पूछा कौन सा सही नहीं है। अब इसके बारे में अलग अलग बातें दी गई हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ये है पश्चिम बंगाल, बाकी चीज़ें ठीक। अब चावल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत विस्तार से हमने पढ़ा है, तो इससे आपको ये प्रश्न हल करने में सहायता मिल जाएगी बहुत आराम से। इसके बाद से यहाँ देखिए,
दुनिया की नदियाँ दी गई हैं और उनकी प्रवाह की दिशा पूछी गई है और कहा गया कौन सा सही नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूँ एकदम, ये इसीलिए कठिन प्रश्न है क्योंकि यूपीएससी की सारी चालाकियाँ आयोग ने की है और पता नहीं क्यों ऐसा किया है। 150 प्रश्नों में तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। 100 प्रश्न होते तो ठीक था, 150 प्रश्न ही ऐसे करना बड़ा मुश्किल है। खैर, जब मैं भूगोल पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैप लेके बैठिए और स्क्रीन पे भी मैं बना के कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए, अगर आप सारी नदियों के एक एक चीज़ को देखेंगे कि कौन नदी कहाँ से निकलती है, किस डायरेक्शन में बहती है, तो आपके कई मिनट इसी में बर्बाद हो जाएंगे। मेकांग नदी अक्सर आप देखते रहते हैं, यूपीएससी ने भी अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 या 3 वर्षों में शायद पूछा था मेकांग नदी पे, तो उसी बहाने अगर आपने देखा होता तो भी आपको समझ में आ जाता। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में ये बहती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, अब हिंदी में लिख देते हैं, ये उत्तर है और ये दक्षिण नीचे वाला। दक्षिण पश्चिम का मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ती है। मेकांग नदी कहाँ बहती है, कुछ चाइना वगैरह का कुछ ध्यान हो तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है। अब इधर से कहीं से ये नदी निकल के इधर जाती है, ये दक्षिण चीन सागर में जाके गिरती है, ठीक। तो कहीं से भी ये दक्षिण पश्चिम हुआ, बस एक ही पे तो दिमाग लगाना था। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वही दिमाग लगा पाएंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं लगता है दिमाग। कॉमन सेंस भी उतना कॉमन नहीं होता, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, मेकांग नदी तिब्बत की पहाड़ी से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इतना आपको पता है, मैप में आपने लोकेट किया है, आपका उत्तर मिल गया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में तो क्या ही बताएं, इतने सारे प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। और मैंने तो बाकायदा टॉप 300 में सबसे पहले नंबर पे जलवायु वाला चैप्टर ही पढ़ाया आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी की नोट में आप देखेंगे। फिलहाल शीतकाल में वर्षा होती है, ये अपने आप में क्वेश्चन, ये सिर्फ एक लाइन को उठा के कई बार क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। और बाकी चीज़ें, ये वाली चीज़ आप पढ़ेंगे जब मैंने, हमारे यहाँ जब जाड़े में वर्षा होती है उसका संबंध मैंने आपको दिखाया था। जैसे अभी पढ़ा तो नहीं रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इस हिस्से में लगभग बारिश होती है इधर, ठीक है। ये एक तरह से चक्रवाती वर्षा होती है, इसका क्या कारण होता है। अभी एक जेट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन भी आएगा आगे, उसमें भी इस पर हम डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एक कथन कारण वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया था, शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इससे भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ देखिए, नहरें दी गई हैं और नदियाँ दी गई हैं। पूछा गया है कि कौन सी नहर किस नदी से निकलती है। अब अगर आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भूगोल के सामान्य मेरे ख्याल से 9th 10th में ही कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्पेशली केस स्टडी पढ़ी होगी या भूगोल में कहीं, ये तो आप जानते होंगे। अगर आपने सिर्फ इसको पकड़ लिया, सिर्फ एक लाइन ये, और अगर आप जान गए कि ये सतलुज रावी ब्यास यहाँ कहीं से निकलती है ये नहर, तो डी का हो जाएगा 3 और डी का 3 यहाँ पे है, आपको उत्तर मिला। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत लोगों को डराने वाले प्रश्न होते हैं। एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली फिर मज़ा आने लगता है, ऐसे प्रश्न देख के आप मुस्कुराते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे है सब, कहाँ है ज़रा खोजिएगा। यहाँ पे इसमें नहीं है क्या जी, मैं जिसको दिखा रहा हूँ, रुकिए आगे होगा कहीं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे तो स्पेशली है, ठीक है। इसके आगे भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं है, इसी में फ़िलहाल आपका काम इसी से चल जा रहा है, तो चलाइए। इसको मैंने क्यों लिया था, परियोजना नागार्जुन, ये होगा और भी लिया होगा मैंने, मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे और एक हो गया डिलीट, उसमें मैंने दिखाया था, ये इसको डिलीट करना था मुझे और वो हो गया डिलीट। कोई बात नहीं, ये आपको मिल जाएगा, और भी जगहों पे मिल जाएगा, वन लाइनर वाले में आप जाकर देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी नहर के बारे में हमने अलग से पढ़ा ही था। इसके बाद यहाँ चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न है, सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इस रिपोर्ट के बारे में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। एक चीज़ में मुझे थोड़ी हैरानी होती है,
और ये चीज़ आप पता नहीं क्यों मान लेते हैं कि आयोग पिछले साल के प्रश्नों से क्वेश्चन नहीं पूछता। ये बात जो लोग कहते हैं ना, वो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में वो गलत नहीं कह रहे हैं, उनके दिमाग में रहता होगा पिछले 5 या 10 सालों के पेपर की बात, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप बस देख लो 4-5 साल के पेपर और हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आपको पैटर्न समझना है तो समझ में आता है कि 5 साल का पेपर देख लिया, हालांकि उससे भी पूरी तरह से कहाँ ही समझ में आ रहा है, देख रहे हैं पेपर कैसे हो गया। लेकिन अगर आप ज़्यादा पुराने प्रश्न देखते हैं, उनकी व्याख्या पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार यही सारी चीज़ें हैं, यही तथ्य हैं, घुमा फिरा कर पूछे जा रहा है। ये पहले भी पूछा गया है और अभी तक मैंने सबूत दिखा, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें पहले भी पूछी गई हैं। यहाँ देखिएगा, ये रिपोर्ट आई थी, फिर यहाँ पे और कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट आया, उसके बाद से धारणी विकास की चर्चा होने लगी। यहाँ पे एक और भी है, उसके आगे चल के एजेंडा 21 भी आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं उससे जुड़ी हुई। इसके बाद सतत विकास लक्ष्य 2030 जो लक्ष्य 4 है, उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने ये लिस्ट पढ़ी है यहाँ तक 14 तक की, लेकिन नीचे भी है, और अगर आपने लिस्ट पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि शिक्षा से संबंधित बात हो रही है, तो आप गेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये कॉमन सेंस वाला है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मैंने सतत विकास ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी तो ये सारी बातें हमने की थी कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जब टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे ये सतत विकास वाले हमने पढ़े हैं, तो ऐसे टॉपिक्स अपने आप तैयार हो जाते हैं, ये कॉमन सेंस से भी तैयार हो जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ अब अगला है जी, ये हो गया। ये देखिए, इसका मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि ये इसको मैंने जब पढ़ाया था, ये सतत विकास वगैरह और करंट अफेयर में पढ़ाया था टॉप 300 में, तो अच्छे से डिस्कस किया था, वो कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। ठीक है, फातिमा बीबी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर में, इनके बारे में ये लाइनें दी गई, कठिन प्रश्न है। नॉर्मली किसको क्या पुरस्कार मिला और किस पद पे कोई निर्वाचित हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन यूपीएससी वाले स्टाइल में आयोग ने पूछ लिया, हम भी पीछे थोड़ी रहेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, देख लीजिए। इसको आपने पढ़ा हो, ये टॉप 1000 सीरीज़ का करंट अफेयर है, उसी में से क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद यहाँ देखिए, R21 मैट्रिक्स M, ये क्या है, इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं। देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो देखिए 114 नंबर पे ये एक वैक्सीन है मलेरिया की, हो गया। और ज़्यादा पढ़ना है यहाँ जाइए, और पढ़ना है नोट आपके पास होगी, उसमें नीचे जाकर देख लीजिए, और आगे के लिए और पढ़ना है तो PDF नोट लेना ज़रूरी है, अभी ले लीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना आप पेमेंट कर रहे हैं आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्राइस करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती। खैर, रुद्रम 2 मिसाइल जो है, इसके बारे में पूछा गया, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है और राजस्थान में परीक्षण किया गया, इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, अभी जो मैंने फ्री में करंट अफेयर वाली टॉप 1000 के लास्ट में दिया था, तो उसमें आप देखेंगे कि सुखोई 30 से जो है ये रुद्रम 2 को लॉन्च किया गया था, हवा से सतह में मार करने वाला है। ठीक है, उड़ीसा तट से, सारी चीज़ें आपको एक लाइन में मिल रही हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए, कहाँ से, हवा से हवा में पूछा गया है और राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया। ठीक, और यहाँ आप देखेंगे तो उड़ीसा तट से और हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है रुद्रम 2, हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, मानव विकास सूचकांक। मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये मेरे कहने से नहीं आते हैं, ये महत्वपूर्ण है इसलिए आते हैं। अब इसमें भी 2 प्रश्न आए हैं, आगे भी आप देखेंगे। तो इसमें किन संकेतकों को लिया जाता है, 3 है, मतलब 3 होते हैं, इनमें 4 दे दिए गए हैं। अब अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो वैसे ही जान जाएंगे, और नहीं तो एक को एलिमिनेट कर देंगे तो भी आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपका काम आसान कर दूंगा, लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मानव विकास और सतत विकास पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता के सकारात्मक संबंध है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। ये भी इसी तरह की कॉमन बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं जब भी मानव विकास की हम बात करते हैं वीडियो में, जब मैं पढ़ाता हूँ
तो इस तरह की चीज़ें आप आराम से देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी वही मैंने आपको पढ़ाया है, और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं, वहाँ से भी इसका उत्तर आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आप देखें तो इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय ये शामिल किया जाता है, ये पूछा गया था उस क्वेश्चन में। बाकी सतत विकास के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूएनडीपी के बारे में अगर रिपोर्ट भी है, लीजिए ध्यान से देख लीजिए। ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने शायद आगे नहीं लगाया, ये यूएनडीपी यहाँ पे है और मानव विकास रिपोर्ट यहाँ भी है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहीं लिखा है ये, अगर इसी के आधार पर हम उत्तर तक पहुँचने की कोशिश करें तो 1 और 3 होगा। 1 और 3 आप 50% सही हो गए, सी और डी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी काम यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है जी। विश्व निवेश रिपोर्ट यहाँ पे है, इसके बाद जो बचा कुचा रह गया इसमें खोज लीजिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रिपोर्ट वाली लिस्ट है, ठीक है। यहाँ भी है रिपोर्ट वगैरह हमने खूब दिए हैं। लास्ट में मैं आपको सैन्य अभ्यास दिखाऊंगा, वो तो थोड़ा कमाल का ही हो गया क्वेश्चन, वो भी एक लिस्ट हमने लंबी लिस्ट दी थी, इस तरह से लिस्ट दी गई है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और गाँव को गोद लेना, इस तरह के प्रश्न दिए, मतलब ये घटनाएं हैं, इनको कालक्रम में लगाना है, ठीक है। तो नहीं किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन के लिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी। मैंने स्क्रीनशॉट लेते समय इस पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया था, एक बार पढ़ा होगा, लेकिन जब मैं खोजने लगा तो मुझे लगा कि इसको कालक्रम में लगाना है, उस नज़रिए से मुझे देखना चाहिए, तो बाकायदा मैंने ये चीज़ें खोज के निकाली हैं। हालांकि जब भी हम ये बातें डिस्कस करते हैं तो वित्तीय समावेशन वो नॉर्मल सी चीज़ है, नहीं भी आपने पढ़ा है तो देख के आप समझ जाएंगे कि हाँ इससे क्या फ़ायदा होगा। फ़िलहाल यहाँ पे आपको तथ्य मिल जाएंगे, अगर ये कठिन बनाया गया होता उससे भी ज़्यादा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेते इसके आधार पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक राष्ट्रीयकरण वाला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, सब वित्तीय समावेशन के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब तो आसान है ये, लेकिन याद करने वाली चीज़ें हैं। जनसंख्या के आधार पर पूछा है, अब इसमें आप देखिएगा यही है क्या, यही होना चाहिए, बाकी अगर कोई और होगा तो देख लीजिए। ये क्वेश्चन इसकी नोट हमारे पास है टॉप 300 में बहुत अच्छे से, उसमें पूरा लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और इसमें ये विशेषताएं दी गई हैं। लेकिन आपकी जो मतलब ये जो नोट थी शॉर्ट नोट वाली, उसी में मिल गया एक ही जगह पे, सोचिए कितना बढ़िया है, तो मैंने सोचा यही ले लीजिए। अच्छा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था एक, कहाँ गया जी भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कीन्स के बारे में हमने पढ़ा है, कहीं ऑनलाइनर में था, ये मैंने जल्दी में खोजा, मिला नहीं तो छोड़ दिया, लेकिन आपको इसके आधार पे आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ समझा दिया गया, बाकी आगे आप देखेंगे कि भारत और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, यहाँ भी आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट आपने देखा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये रिपोर्ट हमने कई जगहों पर कवर किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने स्क्रीनशॉट में कौन सा लगाया है। तो अच्छा, ये पूछा गया है कौन जारी करता है, तो ठीक है, मुझे लगा विस्तार से पूछा गया होगा। एक और मैंने देखा था, मतलब नोट बनाया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वो टॉप 300 वाली, तो वो मैंने नहीं लिया था। फिलहाल ये जो लास्ट में मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था वहीं से ये भी आ गया, तो मिल गया वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, देख लीजिए एक बार। इसके बाद यहाँ देखिए, राष्ट्रीय मुद्रा वो मुद्रा है जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति तय करता है, और उसे नाम विनिमय दर कहते हैं। मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य, अच्छा वह मूल्य, ठीक है, मैंने मुद्रा पढ़ दिया था। बाकी मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है, ये थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान है। रिजर्व बैंक के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था इकॉनमी वाले सेक्शन में। बाकी मौद्रिक नीति का निर्धारण, विनिमय का संचन, रख रखाव, ये सब जो है आरबीआई करता है, तो वहाँ से आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये योजनाएं हैं, अब देखिए शानदार चीज़, इस बार योजनाओं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी योजनाएं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, मतलब सारे योजनाओं वाले प्रश्न दिखा रहा हूँ, और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जन धन योजना, ऐसे करके एक ये हो गया। दूसरा ये देखिए,
इसमें वर्ष पूछा गया, कब कौन सी योजना शुरू की गई। खूब ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिए। तीसरा ये देखिए, ये भी कालक्रम ही पूछा गया है, लेकिन वर्ष उसमें तो मिलान वाला था, ये बाकायदा कालक्रम पूछ रहा है, आपको याद होना चाहिए दिमाग में। अब इसके बाद देखिए, देख लीजिए, इसके बारे में पूछा गया है, योजना के बारे में। इन योजनाओं को भी ध्यान से देखिए। इसके बाद ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि इन्हें कालक्रम में आप लगाइए, ये योजनाएं हैं। अब आते हैं इस पे, देखिए कितनी खूबसूरत नोट है। कौन सी योजना कब शुरू की गई, लंबा ये है थोड़ा सा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने दे दिया, फिर यहाँ देखिए, पॉज करके आराम से पढ़िए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितना है पूछा गया उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलेंगी। कई गुना का मतलब ये नहीं कि फालतू की चीज़ें, वो चीज़ें कई बार रिपीट करके मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे स्वर्ण जयंती वाला है, कई जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सारी योजनाएं हैं। ये कोई भी अनावश्यक स्क्रीनशॉट नहीं है, इनमें कोई ना कोई योजना आपको मिल जाएगी जो प्रश्न में पूछा गया। 5 क्वेश्चन एक साथ दिखाए हैं, तो एक पीडीएफ में तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि वही कह रहा था स्वर्ण जयंती, यहाँ भी आपको मिल गया। तो ये स्क्रीनशॉट रहे। अब आते हैं दिवसों पर। इसकी भी लिस्ट आपको कई जगहों पे दी गई है कि कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि कालक्रम पूछ लिया गया, ये थोड़ा कठिन बना दिया। अब याद भी हो, फिर दिमाग में सोचिए, अच्छा कौन जनवरी में, कौन मार्च में, कौन, ऐसे करके तब आप सही उत्तर तक पहुँचेंगे। विश्व विरासत दिवस, थायराइड दिवस, तंबाकू निषेध, प्रकाश दिवस, ऐसे करके। और यहाँ पे अच्छा 2 प्रश्न मैंने एक साथ लिए हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, समुद्री दिवस, एथलेटिक्स दिवस और रेड क्रॉस दिवस। अब इनको आप ध्यान से यहाँ देखिए, दिखाओ भाई। अब यहाँ पे आप दिवस एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको बहुत सारे दिवस मिल रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कुछ रह गए, तो यहाँ देख लीजिए, कुछ दिख रहा है, दिख जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है। जो बच गया जो बच गया उसको यहाँ देख लीजिए, ठीक है। इसमें रेड क्रॉस वाला कहाँ है, यहाँ है, देखिए यहाँ पे है। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। बलबन के बारे में पूछा गया है, सामान्य क्वेश्चन है। अगर आपने बलबन के बारे में पढ़ा हो अच्छे से तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं हो रही, 45 मिनट हो गए, बताइए, कोई बात नहीं। तो बलबन के बारे में देख लीजिए, हमने विस्तार से यहाँ पे पढ़ा है, थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी, समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्राचीन भारत के बारे में ये बात पूछी गई। अब इसको देख के आपको समझना आया कि प्राचीन भारत का मतलब क्या निकाला जा रहा है आयोग के द्वारा। ये भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। तो प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, ठीक है। सामान और आयात के बड़े गोदाम थे। ये चीज़ें आप देखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। प्राचीन भारत में और भी जगहों पर बंदरगाह थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं कि यहाँ पे गोदाम है, जैसे लोथल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा ये मामला था। अब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ इस पैराग्राफ को, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि प्राचीन भारत से मतलब क्या निकाल रहे थे, दोनों कथन कैसे हैं। वैसे कॉमन सेंस में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और समझ विकसित की है, बेसिक जिसको मैं कहता हूँ, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तथ्य नहीं पूछा गया, समझदारी पूछी गई है। अब ये लीजिए, इत्सिंग, अलबरूनी, वेनसांग, फायान, ये यात्री जो थे वो कब आए थे, कालक्रम में इनको लगाना है। और इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन है, फायान है। ये कौन है, इत्सिंग है। ये कौन है, अलबरूनी है। और इधर पुष्यभूति वंश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फायान दिखेगा, ह्वेनसांग, इसका संदर्भ यहाँ भी है, इधर कहीं नीचे भी है, तो उससे भी आप समझ जाएंगे। और बाकी कालक्रम आप इससे भी लगा सकते हैं कि हाँ हर्षवर्धन के काल में आया था, तो इसी बीच में आया होगा। तो हो गया, आपका आंसर मिल गया। अब ये देखिए, नीलितगो, क्रिप्स मिशन, रामगढ़ कांग्रेस और ये त्याग, इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन मैंने लगाया होगा, या नहीं लगाया होगा तो आगे आ जाएंगे। तो ये हाँ है, तो एक क्वेश्चन ये भी है, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन और ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। ये जानते हैं किसके बारे में है, साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया। पता नहीं मैंने लगाया कि नहीं, लेकिन ये टॉप 300 में हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो
ये मुझे जब मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दी इसके बगल में, तब ध्यान आया कि इसको लगा दें। फिर ऐसे ही लेट हो रहा था, मैंने सोचा इससे भी आंसर हो जा रहा है काम भर का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वैसे भी आप देखेंगे चौथा जो है 3 जगह है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये पहले आया था प्रतिनिधिमंडल साइमन कमीशन, तो आप कर लेंगे। बाकी देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में यहाँ है, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। बाकी ये पता है कहाँ है, जो ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि कुछ घटनाएं हैं जहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। जो हिस्ट्री वाली नोट आपको दी गई है 26 साल वाली, जहाँ इतिहास का सेक्शन ख़त्म होता है और नया सब्जेक्ट शुरू होता है, उसी में वहीं पे लास्ट में ये पूरा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। बैरम खां के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने, और नियुक्ति इस समय नहीं की गई थी वजीर के रूप में। नियुक्ति उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति नहीं दी गई थी। खैर इसका आंसर तो मिल ही जाएगा। तो अकबर रहे ये, और बैरम खां को इन्होंने जो है यहाँ पे हाँ खाने खाना की उपाधि दी थी। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अकबर के बारे में हमने बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ा था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी जगदीशपुर कुंवर सिंह, ये आप जानते हैं, विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की थी। भाई यही लड़ाई थी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। बाकी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, व्यापक सिद्धांत भी समझ में आएगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया। ये कुछ संगठन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी। अब इसके बारे में क्या करना है, इसमें देखिए कुछ मिला, इंडियन एसोसिएशन इस तरह से, इसमें आप देखिए, इसके बाद मतलब मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। इसको आराम से मैं 2 बार दिखा देता हूँ ताकि ये ना लगे कि जल्दी जल्दी में हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और यूपीएससी जैसी चालाकी यहाँ भी है। क्वेश्चन देख के बड़ा कठिन टाइप का लगता है कि भेजी गई राशि, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि के क्रम में बताना है। अगर आपको सिर्फ अपना ही पता है ना कि भारत पहले नंबर पर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पैसा ले रहे हैं दुनिया में से कमा कमा के, मतलब हमारे घर के लोग जो सऊदी अरब कमा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, कहीं भी, वहाँ से घर अगर परिवार है इंडिया में तो पैसा तो भेज रहे हैं, इसी को रेमिटेंस कहते हैं। तो वो जो राशि है, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि है, उस मामले में भारत सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अब सी का एक आपने मिलाया, सी का एक आपको मिल गया, डी हो गया। आपको बाकी जानना ही नहीं है, छोड़िए। भारत को पहले से आपने देखा, आपको उत्तर मिल गया, 1 सेकंड में उत्तर मिल जाता है। यही बात मैं कहता हूँ, तो पता नहीं आपको किस हद तक समझ में आती है बात, कि आप इस नोट को खूब अच्छे से पढ़िए, और आपके ऐसे क्वेश्चन सही होंगे कि सेकंड भी नहीं लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिए, जिस तरह मैं सबूत दिखा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से तैयार किया हो, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा। खैर मैंने स्क्रीनशॉट तो दिखाया नहीं, यहाँ देखिए, ये जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था उसी का है, सिर्फ 250 मैंने ऐसे ही 1 लाइनर दिए थे, और वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस के सबूत दिखा रहा हूँ मैं। इसमें आप देखिएगा कहीं लिखा हुआ क्या है ऐसा कुछ, यहाँ पे, हाँ, इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके भारत विश्व में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बन गया है। तो ये आपका उत्तर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये भी अगर आपने हिस्ट्री समझी है तो कॉमन सेंस वाला, जब मैंने पढ़ाया था मध्यकाल पढ़ाने की शुरुआत हुई, शुरू में ही हमने बात की थी कि भाई तुर्की आक्रमण हुआ, तो उसमें क्या क्या घटनाक्रम रहा, कैसे सफल हुए, राजनीतिक एकता नहीं थी उस समय, तो ये तो बेसिक सी बात है। बाकी तुर्की आक्रमण के बारे में मैंने थोड़ा सा ये दिया है, और इसकी वीडियो आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा गया है, कब गठन किया गया, और बाकी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बारे में विशेष रूप से आप यहाँ देखेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, उसी को इंग्लिश में सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद से ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसको ध्यान से समझिए।
प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ये बात, उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। ये मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाने से पहले एक बैकग्राउंड बता दूं कि जब हम उसकी बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, बंग विरोधी आंदोलन की बात कर रहे थे, मैंने जानबूझ के वो वाला शॉट नहीं लिया, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि वहाँ से जब नरम दल और गरम दल की बात आई तो क्यों फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ और इनकी विशेषताएं क्या थी, क्या क्या मामले थे, तो उसको अगर आपने अच्छे से समझा है तो वहाँ से भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी मैंने इसकी एक किताब के बारे में जिक्र किया था, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। कहाँ गया जी? हाँ, एक तो ये है, इसके बारे में जब हमने डिस्कस किया था, बाल गंगाधर तिलक ने ये जब बात कही थी, ये कथन कई बार आया है, तो इसकी व्याख्या में मैंने बताया कि इनकी सोच क्या थी। नरम दल वालों की सोच ऐसा कोई क्रांति करना नहीं था, वो धीरे धीरे बदलाव करना चाहते थे। अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये जब मैं आपको ये समझा रहा था उसमें भी मैंने बताया कि यहाँ पे अन ब्रिटिश का क्या मतलब है। इसका मतलब ये था, मैंने उस समय बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कि वो ये चाहते थे कि देखो जैसे तुम ब्रिटिश में राज करते हो अपने यहाँ ब्रिटेन में, उस तरह से हमारा नहीं करते, कम से कम उस तरह से तो करो, हमारे साथ उसी तरह से व्यवहार करो जैसे अपनी जनता से करते हो। बस इतने में ही लगभग संतुष्ट होना चाहते थे, आगे हो सकता है क्रमिक रूप से कुछ सुधार करते। तो ये चीज़ें अगर आपने अच्छे से समझी हैं तो ये आपके कॉमन सेंस का सवाल है, आप आराम से इसको हल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये एक कठिन प्रश्न आपके सामने है, कालक्रम में लगाना है इनको। अगर आपने पीडीएफ नहीं पढ़ी है तो मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर खोजना मुश्किल हो सकता था। यहाँ पे आपको इकट्ठे एक ही जगह ये सब मिल जाएगा, देख रहे हैं नोट की खूबसूरती, मिल गया, जाइए हल कर लीजिए, कालक्रम तो दिया ही है। ये देखिए विटामिन दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, आसान है, मस्त है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया, आप मिलाते रहिए, उत्तर निकालते रहिए, आसान है ये। अच्छा, दूध किसका उदाहरण, यहाँ पे आयोग ने चालाकी की है, और ये चालाकी फिर से यूपीएससी जैसी है, जो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है ना यूपीएससी उसको इंग्लिश में पूछ लेती है, यहाँ यही काम इन्होंने किया है। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? इमल्शन का, फोम का, एरोसोल का और साल का। हालांकि उतना भी कठिन नहीं है, अगर आप समझें भाई फोम तो नहीं है ये, एरोसोल तो नहीं है, अब बच गए दो, इनमें से साल पता नहीं क्या है, इमल्सन पता नहीं क्या है। तो अगर आप थोड़ा बहुत जो जटिल शब्द हैं उनकी इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि ये जो पायस है ना, इसी को इमल्शन कहते हैं। ये पहले से आपको दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, दूध एक तरह का पायस है। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है। देखिए रोग तो बैक्टीरिया से भी हो जाता है, प्रोटोजोआ से भी होता है, रोगाणु से भी होता है, लेकिन सूक्ष्म जीव कौन है इनमें से? वो जीव है सूक्ष्म जीव। और इसके बारे में जब हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तब भी आप समझ, वहाँ पे आपने समझा होगा कि ये जो प्रोटोजोआ होता है ये एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, इससे बीमारियाँ फैलती हैं, प्रोटोजोआ से कई बीमारियाँ होती हैं, तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद से ये तो बेसिक क्वेश्चन है, या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाई स्कूल से, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप जानते हैं तो आपके लिए इसमें से सूत्र निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सोडियम से शुरू होता है। अब सोडियम से अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि Na से सोडियम होता है तो आप ऑलरेडी 50% पे पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आप ये जानते हैं तो आपके लिए और आसान है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी हम पढ़ते हैं, इतनी बार हाई स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, वो दिमाग में फंसा ही रहता है कि तो जैसे नमक का, पानी का, ठीक है, तो ये चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, आप कर सकते हैं। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, ये किससे संबंधित होता है? देखिए अगर पूछा जाता है कि मधुमेह का असर किस पे होता है, पूरे बॉडी पे, कई अंगों पे उसका गंभीर असर होता है, शुगर की बात हो रही है, लेकिन इस संबंधित किससे होता है? इसका उत्तर देने के लिए, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर देने के लिए आपको ये पढ़ना होगा। अभी मैं 34 साल वाली जो सीरीज़ चला रहा हूँ उसी में था ये, मतलब है दिया गया आपको, ठीक है। तो ये इंसुलिन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे इसी में दिया हुआ है,
ये जो इसका स्राव जो है वो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की ग्रंथि से होता है। इसके हिंदी जब आप करेंगे ट्रांसलेशन, देख रहे हैं हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, तो वहाँ से ये होता है। और शरीर में इसकी कमी होने से शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को डायबिटीज़ रोग कहते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। अब इसका आप जब ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में, वही अग्न्याशय है। ठीक है, तो आपका उत्तर मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। ये आसान क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि इसके बारे में हमने खूब डिस्कस किया। मैंने मतलब ज़रूरी नहीं समझा कि इसके कई स्क्रीनशॉट लें, एक मिल गया, मैंने सोचा इतनी बार डिस्कस कर लिए हैं कि आपको वैसे याद आ जाएगा। तो हिमालय उठ रहा है, कोई नई बात तो नहीं कह दी। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, कोई नई बात तो नहीं हो गई। दोनों सही भी है, व्याख्या भी कर रहे हैं कई जगह पे। ये पढ़ाते समय ये वाला तो मैंने ऐसे ही ले लिया है। पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये जो इंडियन प्लेट है ऐसे जा रही थी, यूरेशियन प्लेट इधर है, टेथिस सागर के बारे में हमने पढ़ा था और ये इसकी व्याख्या करते समय भी हमने डिस्कस किया था, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद इधर चलते हैं। हाँ जी, कालक्रम में लगाना है और यहाँ पे आयोग ने थोड़ी सी चालाकी की है, क्योंकि सब कुछ हमारे अनुसार चलेगा तो फिर कहा जाएगा कि हम आयोग से मिले हुए हैं और पेपर आउट करा रहा है। कह रहा है कि इनको कालक्रम में लगाना है। फैजी, अबुल फजल, अब इनकी हत्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 लोग और भी हैं, लेकिन मैं आपको 2 लोगों का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप गेस कर पाएँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से आपका उत्तर मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आया तो है। ये प्रश्न इन चीज़ों से लेके पूछे गए हैं, तो याद दिलाने के लिए कि देखिए कुछ चीज़ों में आप पढ़िए, लेकिन वहाँ से थोड़ा अलग भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आप इतने समझदार हैं। आगे और भी क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा इसी में कि देखिए आयोग ने यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछा। जैसे यही देख लीजिए, ये दर्रा हम पढ़ते हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पे है, लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये थोड़ी हद कर देने वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि दर्रों से क्वेश्चंस आते हैं और ये दर्रे हमने आपको दिया था ऑलरेडी, मतलब लिस्ट दी थी, बनिहाल, बरलाचला, ये रोहतांग, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस अब ऊंचाई के बारे में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं। लोकपाल हमने 2 जगह पे कवर किया था। एक जगह जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग वाला हो, अभी आगे चल के यूपीएससी वाला देखेंगे आप, सेम पैटर्न पे एक ही जैसा लिखा गया है। उस जगह पे भी था और एक करंट अफेयर में था, शायद मैंने करंट अफेयर वाला स्क्रीनशॉट लिया है। तो लोकपाल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और लोकपाल के बारे में हमने खूब विस्तार से, अच्छे से, जब इसका सेंटर बनाया गया था, स्थायी कार्यालय बनाया गया था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ से आपको मदद मिल सकती है। जस्टिस पार्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे एक कदम आगे जाके ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि जो स्क्रीनशॉट मुझे लग रहा था, मैंने खोजा जल्दी जल्दी मिला नहीं, उसमें थोड़ा विस्तार से था। जस्टिस पार्टी मद्रास में स्थापित की गई थी, कौन कौन लोग इससे जुड़े थे, एक पूरी लिस्ट है सुधार आंदोलन से, उसी के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाएंगे आप, तो कई जगहों पे आपको देखेगा कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई जो है उसको जीन कहते हैं। क्या ये सही है? ये पूछा गया। ये हो सकता है कि उल्टा हो, आगे पीछे हो, लेकिन इस तरह की लाइन आपको मिलेगी। क्रोमोसोम के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो कुछ चीज़ें हमने अच्छे से समझी थी। हालांकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट में बस यही बताया कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, उसमें सूचनाएं होती हैं। क्या ये बात सही है? इस तरह की चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस की थी। उसका थोड़ा सा मैंने एक लाइन का यहाँ पे ले लिया है, ये याद दिलाने के लिए कि अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो आपके लिए इसका उत्तर देना आसान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये उसके आधार पर थोड़ा सा कठिन है, आयोग थोड़ा सा पहुँच से बाहर गया है। इसके बाद यहाँ देखिए, इंटरेस्टिंग है। विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए, चीन, जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। एक कथन ये है। बाकी आप जब भी मानसून पढ़ते हैं, इसके बारे में तो हमने टॉप 3 में बहुत अच्छे से
टॉप 300 में पूरा भारतीय मानसून कैसा है, क्या विविधता है। तो भाई हमारे यहाँ जलवायु प्रदेश में ही बहुत सारी विविधता है, उसकी वजह से खेती में भी विविधता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बाकी मैंने जलवायु के बारे में तो पूरा अलग से बहुत बढ़िया से समझाया। क्या जी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्या मैंने? कोई बात नहीं, अगर आपके पास वीडियो है वीडियो ही देख लीजिए, क्योंकि सबके पास नोट अगर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। ये वाली चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बताई है। जलवायु वाला अभी आगे आएगा तो मैं इसके बारे में फिर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो ये है, एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनाया गया है। घास के मैदानों वाली लिस्ट आप देखेंगे कम से कम 5-6 जगहों पर आपको मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करके और उसको थोड़ा विस्तार दे के आयोग ने क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, लेकिन कठिन है ये क्वेश्चन, जो है कठिन है। ये हमने सारी लिस्ट आपको दी थी, यहाँ भी देखेंगे आप पूरा लिस्ट दिया गया है। एक और था, सवाना वाला था, शायद मैंने हटा दिया, उससे संबंधित भी था। अच्छा, ये क्या है जी? हाँ, इसमें वेल्लोर विद्रोह कहीं मैंने पढ़ाया था या फिर टेस्ट में मैंने दिया था, मैंने खोजा मिला नहीं। बाकी वेलेजली का कालक्रम आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में था, तो वो मैंने सोचा कि आपको दिखा दें, यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ का तो मैंने लिया ही नहीं। टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिए थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कितने टेस्ट हम दे रहे थे, आर और पीसीएस को मिला के 32 टेस्ट हो रहे थे। सोचिए वो दें तो कितने सारे स्क्रीनशॉट एड करने पड़ेंगे। अच्छा, जेट स्ट्रीम के बारे में आपको कुछ बातें समझनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये चीज़ें खोजी गई थी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। कब किया था भी बताता हूँ। बाकी इनकी प्रवाह गति के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। देखिए, जब हम पश्चिमी विक्षोभ पढ़ रहे थे, आगे मैंने हिंट दिया था कि जब आएगा तो फिर इस पर बात करेंगे, तो उसी में हमने देखा कि ये जो, जैसे मान लीजिए भारत है, ये मैंने समझाया था पूरा ऐसे मैप बना के कि इधर से लगभग चक्रवाती पवनें जो हैं आती हैं और हमारे यहाँ उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। इसके ऊपर वायुमंडल में जेट स्ट्रीम चल रही होती है उस समय। उसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वर्ल्ड वार के समय, उस समय जब जहाज़ जा रही थी तो उस जेट स्ट्रीम के सहारे जहाज़ चलाना आसान हो जाता था, मतलब फ्यूल बच जाता था। उसकी हमने बात की थी। तो वो चीज़ अगर आपको पता हो तो आप आराम से, यहाँ की जेट स्ट्रीम ये वाला जब आया था तब मैंने आपको बढ़िया से समझाया था। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में कठिन प्रश्न है, लेकिन यहाँ फिर वही बात कि एक चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। पूछ रहा है कौन सही सुमेलित था, अब इसमें से 3 तो गलत ही होंगे, एक ही सही सुमेलित होगा। अब कौन सही सुमेलित होगा, एक लाइन देख लीजिए यहाँ पे, इसमें देखेंगे आइसोहेलाइन एक शब्द है, समुद्री जल में खारेपन की मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, समुद्री जल का घनत्व वही खारापन, उसके लिए ये आइसो क्या लिखे, पाइक्नोक्लाइन लिख दिया है। कुछ बात समझ में आई? ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन आपका उत्तर मिल गया, ठीक है। इसके बाद भूमि पर ये तो मजाक मजाक में हमने कई बार डिस्कस किया, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है कि भूमि पर रहने वाले कौन जानवर क्या कहलाते हैं। इसके बारे में हमने इतना डिस्कस किया कि मुझे लगा आप देखते ही कर लेंगे। ये तो हाई स्कूल के बच्चों का है, बस याद दिलाने के लिए कि भाई हम हर चीज़ कवर कर लेते हैं, बेसिक भी बात करते रहते हैं। तो स्थल चर, जलचर, उभयचर, इस तरह की बातें हमने पढ़ी हैं, तो आप जानते हैं। अशोक के धम्म के बारे में मौर्य काल पढ़ते समय हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। धम्म के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अशोक का धम्म क्या था, और बहुत विस्तार से हमने इसके अभिलेखों के बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ देखिए, पाइका विद्रोह करंट अफेयर की नोट में होगा टॉप 300 में, लेकिन मतलब जल्दी जल्दी में ध्यान से उतर गया है, या फिर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नोट एडिट की है तो उसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो 2-1.5 साल पहले चर्चा में था, 2 साल पहले तक तो। लेकिन मालाबार वाला मुझे मिला था। और बरेली विद्रोह मैं थोड़ा सा इसको खोज रहा था, मिला नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इसको मैंने कवर किया है। लेकिन नोट से एक चीज़ मुझे लगी कि ये देना चाहिए, मालाबार विद्रोह हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। मिलान करने के लिए कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, कभी कभी झुंड में। यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है,
यूपीएससी का भी मैंने जिक्र किया था, देखिए आ गया यूपीएससी में, हमने इसको भी बहुत विस्तार से हमने कवर किया है। बाकी वन लाइनर के रूप में भी आप जो वो देखेंगे पीसीएस और आरए वाली नोट जो है उसमें आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, यूपीएससी का भी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के जो आयोग होते हैं उनके बारे में। जूट के बारे में, जूट पर क्वेश्चन पूछा गया, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन देखे हैं फसलों पे, ये अगला है। अब इसके बारे में पहले तो आप देखेंगे कि हमने देखा है ये पश्चिम बंगाल में होता है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब कैसे पूछ रहा है, विस्तार से उस फसल के बारे में पूछ रहा है। फिर एक और स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा हमने विस्तार से सब कुछ कवर किया है कि जूट उद्योग और जूट की फसल, उसके बारे में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण, ये करंट में था, क्या पता वहीं से इंस्पायर होके इसको बना दिया हो। मालथस साहब ये तो कमाल के आदमी हैं, इनके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। इन्होंने तर्क दिया था कि जनसंख्या जो है वो कैसे बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति कैसे बढ़ती है। तो सिंपल है, जब मैंने जनसंख्या का संक्रमण पढ़ाया था उस समय भी बताया था, और अभी एक लाइन का दूंगा उसमें, उसको समझाते समय बताया कि ये कहना क्या चाहते थे। जैसे ये लाइन मैंने पढ़ाई थी ये कि अपनी थियरी में इन्होंने प्रतिपादन किया था, तो इसमें आपको बताया था कि जो जनसंख्या है, इधर देखिए, जो जनसंख्या ये कह रहे हैं कि वो ज्यामितीय तरीके से बढ़ेगी, रैखिक तरीके से बढ़ेगी और घातांकीय तरीके से वो बढ़ती है, क्या कहते हैं, मतलब मैंने उल्टा कर दिया जो जनसंख्या है वो घातांकीय तरीके से बढ़ती है, 2 4 4 से फिर 8 हो जाएगा, 8 से फिर 16 हो जाएगा, 16 से 32 हो जाएगा, ऐसे करके। और जो खाद्य आपूर्ति की चीज़ें हैं, संसाधन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता है, ये इनका सिद्धांत था। और इनमें इन्होंने बताया था कि एक बार ऐसा होगा कि जब अति हो जाएगी तो प्रकृति बैलेंस बनाएगी, तूफान आएगा, महामारी आएगी, भूकंप आएगा, क्लाइमेट चेंज होगा और ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग रहेंगे वो मर जाएंगे, जो बचेंगे फिर संतुलन के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमने बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कस किया था। अब आराम से सी और डी में से आप दिमाग लगा के कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर भूगोल में आते हैं, काराकोरम, हिंदू कुश, जाग्रोस, पैंटिक, हाँ पैंटिक, इसके बारे में नहीं मिला, बाकी इनके बारे में नहीं मिला। लेकिन इसको जब मैं पढ़ा रहा था, कहाँ गया, जब काराकोरम में पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से हिंदू कुश श्रेणी यहाँ से निकलती है। तो उसके आधार पर भी एक्चुअली पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब की ओर आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पूरब में क्या होगा, पूरब पश्चिम समझ रहे हैं ना, ये वाला पूरब, और पश्चिम से, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको इतने ऑप्शन दिखेंगे, ये वाला नहीं होगा। हिंदू कुश दूसरे नंबर पे आएगा, तो 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3। तो अब आप जो है आप इन दोनों के पास आ गए, फिर आराम से आप थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, आपका उत्तर मिल सकता है। फिलहाल पश्चिमी यूरोप की जलवायु के बारे में ये 2 जगहों पे आपको मिलेगा, टॉप 300 वाला पूरा जलवायु वाला चैप्टर आप देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा। बाकी जब मैंने चक्रवात पढ़ाया था, खासतौर से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वहाँ बहुत अच्छे से हमने इसके बारे में डिस्कस किया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे तुलना करें चाहे इसकी बात करें, तो मैंने बताया था कि साल भर वहाँ पे ये जो चक्रवात है, और चूँकि यहाँ से हवाएं गर्म वायु राशियाँ इधर से जाती हैं, रुकिए एक सेकंड, इधर से गर्म वायु राशियाँ जा रही हैं, इधर से ठंडी वायु राशियाँ आ रही हैं और चक्रवात का निर्माण हो रहा है, ये चक्रवात इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे लगातार वर्षा होती रहती है लगभग हर महीने, सभी महीनों में, और पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत ये आता है। तो इसके आधार पे आप सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जलवायु भी समझ में आ गई, बाकी जो जलवायु वाला चैप्टर है वो तो है ही। ये देखिए ये अभ्यास है, जब आपके पास जब आपने नोट देखी होगी तो हमने कुछ ज़्यादा ही दे दिया था, मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ी थी अभ्यास वाला, कि कौन सा अभ्यास किस देश के साथ होता है। आयोग ने क्या किया कि खुद ही दे दिया कि लो भाई हम बताते हैं कौन सा अभ्यास किसके साथ होता है, अब ये बताओ कि किस महीने में कौन सा अभ्यास हुआ है। इसमें से कुछ हमने महीने के हिसाब से बताए थे, लेकिन मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट नहीं लिए क्योंकि ये मतलब अति हो गई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट और बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझाना है कि इससे आपको आतंकित नहीं होना है,
ये कभी कभी ऐसा होता है, अब ये नहीं कि हर अभ्यास का आप एक एक डेट देखें। बहुत सारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट भेजा था इसका, मैंने कहा कि रहने देते हैं, इसके साथ तो नहीं करेंगे फिलहाल। ये है मतलब करंट अफेयर वाले में, अगर आप यहाँ नहीं देखना चाहते नोट में तो वीडियो में देख लीजिएगा, चैनल पे ही तो है, ये मैराथन वाली वीडियो में मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने नहीं रखा है शायद, क्योंकि एडम स्मिथ के बारे में हमने खूब पढ़ा है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि डी का 4 आपका सही हो जाएगा, और बाकी शायद नहीं। है मिर्डल, गुनार मिर्डल के बारे में ये आपको पता है कहाँ मिलेगा? देखिए अभी अभी मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। वो जो योजना हम पढ़ रहे थे शायद वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन ये चीज़ मिली और मैंने सोचा कि एक से पर्याप्त काम नहीं चले, मतलब एक पर्याप्त नहीं है, तो इसको मैंने रहने दिया। फिलहाल इसको मैंने लिया था और इसके बाद समाप्त हो गया। क्या बात करते करते कितना समय हो गया पता ही नहीं चला, 1 घंटा 13 मिनट हो गए। तो मैंने इन 2 प्रश्नों के स्क्रीनशॉट नहीं लिए, कारण भी मैंने बताया। फिलहाल इसमें इतना ही था। अब अगले साल फिर मेरी भी परीक्षा होगी, आपकी भी परीक्षा होगी। मैं तो अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊँ, इतनी अच्छी नोट दूँ कि फिर से मैं सबूत दिखाते समय ऐसे ही हल्का महसूस करूँ, खुशी हो मुझे। अब आप अपनी तैयारी ऐसे करिए कि जब आप एग्ज़ाम दे लें तो आप भी मेरे साथ इस सबूत वाले महोत्सव में शामिल हो सकें, इसको एंजॉय कर सकें। उसके लिए क्या करना है, आपको नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करिए, पीडीएफ नोट लीजिए और जितना जल्दी हो सके उसे तैयार करिए और बार बार रिवाइज़ करिए। संक्षिप्त में नोट है, आप खूब रिवाइज़ कर लेंगे, तब तक अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर देखिए कितनी आसानी से आप प्री निकालते हैं। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।